जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई व्याकरण यानी कि 12th क्लास का जो टोटल व्याकरण का सिलेबस है वो किसी भी चैनल पे आपको जो है पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। इसलिए हमने अब जो है व्याकरण का सीरीज स्टार्ट कर दिया और टोटल इसका दोस्तों 24 वीडियो में हम इसे क्लियर कराने का आपको जो है एकदम गारंटी देते हैं। यानी 24 वीडियो में इसे जो है हम क्लियर करा देंगे, क्योंकि 24 सिलेबस ही टोटल देखा गया है। अगर आप कोई भी सेक्टर में व्याकरण पढ़ रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स पढ़ रहे हो 12th में, या तो साइंस पढ़ रहे हो या तो कॉमर्स पढ़ रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको ये सहायता प्रदान कर देगा। तो दोस्तों ये जो व्याकरण का सिलेबस होता है ना, ये मतलब इसका कोई कोर्स है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई इसका लेवल नहीं है कि भाई हमको 10th में ही ये पढ़ना है, 12th में ही पढ़ना है, हमको ये ग्रेजुएशन में पढ़ना है, हमको ये फलाने चीज में पढ़ना है, हमको ये कंपटीशन में पढ़ना है। ऐसा होता ही नहीं है। यानी ये कई चीजों में काम आता है। बच्चा भी इसे पढ़ सकता है और जो बड़ा है वो यानी कि जो उच्चतम कक्षा में जो पढ़ रहा है वो भी पढ़ सकता है इसे। ठीक ना। तो चलिए हम लोग जो है व्याकरण को पढ़ना शुरू करते हैं। और व्याकरण में जो दोस्तों जो 12th क्लास का आप लोग का जो सिलेबस बता देते हैं सबसे पहले, क्योंकि सिलेबस अगर पता रहेगा ना तो आप बड़ा मन से पढ़ाई भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए आप सिलेबस क्या क्या होगा। तो 12th व्याकरण का विषय सूची जो आएगा वो चीज देखिए आप। तो 12th व्याकरण में टोटल आप अगर देखें तो 24 को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कितना चैप्टर? 24 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब वो चैप्टर कौन कौन सा है भाई, तो देख लेते हैं। देखिए वर्ण विचार आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। वर्ण विचार बड़ा ही एकदम मजेदार है। ठीक, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, पर्यायवाची शब्द, समास, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे, वाक्य विचार, रस हो गया, अलंकार हो गया, पत्र लेखन, संक्षेप लेखन, निबंध लेखन। ये दोस्तों आपको पूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इन सभी को पढ़ते हैं, टोटल अगर आप जोड़ें तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 13 2 15 15 2 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 तो चैप्टर निकल रहा है दोस्तों। 24 चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, अगर आप इस 24 चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो पक्का आप गारंटी लीजिए कि भाई 12th का जो हिंदी है उसमें आप 100 में 100 मार्क्स ले आएंगे। 100 में 100 मार्क आपका पूरा है। 100 में 100 मार्क आपका पूरा हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए 60% अगर देखा जाए, ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो 60% जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो व्याकरण से ही पूछा जाता है, और बाकी 40% जो पूछा जाता है वो आपका जो है हिंदी यानी कि बुक से आपका पूछा जाएगा। किससे? बुक से आपका, यानी दिगंत दिगंत भाग है ना, तो उससे जो है आपको पूछा जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको जो है ग्रामर अगर आप यानी कि व्याकरण अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा चीज स्कोर आप कर सकते हैं, यानी अंक अच्छा ला सकते हैं आप। ठीक ना। और वैसे हिंदी का कोर्स भी हम क्लियर कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको व्याकरण पढ़ना बड़ा ही जरूरी है। तो दोस्तों व्याकरण में ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेबस जो है एकदम बहुत तगड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और व्याकरण हमें सिखाता भी यही है कि भाई हम जो है शुद्ध शुद्ध लिखना सीख सकें, यानी हिंदी जो लिपि होता है इसे लिखने का सही तरीका जान सकें, शुद्ध शुद्ध लिख सकें। ठीक ना। तो अब जो है चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो में वर्ण विचार की बात करने वाले हैं। वैसे ये इंट्रोडक्शन रहा, लेकिन अब जो हम लोग मेन चीज पे बात करेंगे वो वर्ण विचार की बात करेंगे। तो हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग जो है वर्ण विचार की ओर चलते हैं। वर्ण विचार जो है किसे कहते हैं ये चीज आप समझिए। वर्ण विचार जानने से पहले जो है आप ये छोटा सा टॉपिक यानी व्याकरण आप समझ लीजिए। व्याकरण होता क्या चीज है? तो दोस्तों व्याकरण वह चीज होता है जिससे हम हिंदी जो शब्द होता है ना उससे हम जो है शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना, यानी इस चीज को जो है लिखकर प्रकट कर सके। यानी ऐसा व्याकरण वह भाषा या फिर वह प्रक्रिया है, वह अवधारणा है जिससे मनुष्य जो है ना किसी भी लिपि को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना जानता है, वही व्याकरण कहलाता है। यानी किसी भी लिपि को अगर आप पढ़ना है तो उससे पहले आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो देवनागरी लिपि हो, चाहे वो गुरुमुखी लिपि हो, चाहे वो खरोष्ठी लिपि हो या फिर फारसी लिपि हो, कोई भी लिपि अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको सबसे पहले जो है व्याकरण उसका पढ़ाया जाता है। तो हम लोग जो है देवनागरी लिपि लिखते हैं, पूरे भारत में जो है देवनागरी लिपि चलता है, इसलिए हम लोग जो है व्याकरण यानी कि व्याकरण भी हम लोग देवनागरी लिपि का व्याकरण पढ़ते हैं। इसलिए व्याकरण जो है आप समझ गए। अब जो है व्याकरण में एक टॉपिक आता है वर्ण विचार, जो सबसे पहला टॉपिक है। अब वर्ण विचार को समझते हैं। वर्ण विचार में देखिए, वर्ण विचार में वर्ण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वर्ण के बारे में। यानी वर्ण क्या चीज होता है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी चीज अगर बनता है, किसी भी भाषा, कोई अगर भाषा बनता है तो उसको उसके लिए जो है एक एक वर्ड दिया गया है, यानी एक एक सिस्टमेटिक ढंग से उसे सजाया गया है।
जैसे अभी ABCD अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ABCD ऐसे करते करते जेड तक यानी 26 तो लेटर उसमें दिया हुआ है। तो उसको जब तक नहीं पढ़ते तब तक आप इंग्लिश के एक भी वर्ड को नहीं समझ सकते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी एक भी शब्द को आप नहीं पढ़ पाते जब तक आप वर्ण को नहीं पता कर पाते। यानी वर्ण जो है टोटल 52 वर्ण होता है। हिंदी में अगर आप देखें देवनागरी लिपि में तो 52 वर्ण होता है। जैसे ओ आ से लेकर यौरो तक जो होता है ना, वो सब क्या हो गया, वर्ण कहलाता है दोस्तों। यानी एक एक तो टुकड़ा, ठीक ना, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सकता है उसी को वर्ण कहते हैं। अब देखिए ओ को तोड़ के देखिए, कभी नहीं टूटेगा। आ तोड़िए, नहीं टूटेगा। ये सब जो है टूटता नहीं है। तो क्या हो जाएगा वर्ण का डेफिनेशन दोस्तों, जो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सिंपल है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, क्या नहीं जा सकता है, जिसका खंडन नहीं किया नहीं जा सकता है। अब देखिए इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है अक्षर, अ अक्षर, ठीक ना, अ अक्षर। अब देखिए अक्षर इसको क्यों बोलते हैं, यानी वर्ण को जो है अक्षर भी क्यों बोलते हैं ये समझिए आप। जैसे देखिए दोस्तों अमर, अमर का मतलब क्या होता है, जो मर नहीं सकता। उसी तरह से अक्षर यानी जिसका क्षरण नहीं हो सकता वो अक्षर कहलाता है। तो यही तो बात है, जिसका खंडन नहीं हो सकता या जिसका क्षरण नहीं हो सकता वही तो वर्ण कहलाता है। ये आप ध्यान में रखिए। अब देखिए टोटल वर्णों की जो वर्ण जो है ना, उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से सजाया गया है, उसे एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को जो है हम लोग वर्णमाला कह देते हैं। यानी वर्णमाला क्या हो जाएगा, तो वर्णमाला हो जाएगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को जो है हम लोग वर्णमाला कह देते हैं। वर्ण जो होता है ना, यानी ओ आ शही दुर्गाई क ख ग घ च छ छ, ये सब जो है एक वर्ण है। और इन सभी वर्ण को जो है एक सिस्टमैटिक, एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्णमाला। जैसे आप एक फूल लीजिए, और फूल को अगर आप एक सिस्टमैटिक ढंग से यानी एक उसको जो है धागा में अगर गूंथ देते हैं तो वो जो है माला बन जाता है। उसी तरह से अगर आप एक वर्ण को जो है ना, एक वर्ण को एक तरीके वाइज, कैटेगरी वाइज अगर आप लिखते हैं तो वो जो है क्या बन जाता है, अ आ बन जाता है। उसी तरह से क ख में अगर आप क ख ग घ अंग ऐसे करके लिख देते हैं तो वो जो है क ख बन जाता है। तो ये जो है क्या हो गया, क्रमबद्ध समूह को जो है वर्णमाला कह देते हैं। अब बात करते हैं टोटल वर्णमाला की, यानी टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो भाई टोटल वर्णों की जो संख्या होती है, कुल वर्ण की संख्या, कुल वर्ण की संख्या जो होती है वो दोस्तों होती है 52। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब ये 52 वर्ण जो होता है वो कैसे होता है, क्योंकि 52 वर्ण है, अब इसको भी तो बांटा होगा कई भागों में, क्योंकि 52 वर्ण है। अब इसको अगर कई भागों में नहीं बांटेगा तो याद ही नहीं होगा, ठीक ना। तो जैसे देखिए अब भारत एक बहुत बड़ा एक देश है, ठीक। अब भारत अगर बोल देगा कि भाई, जैसे देखिए ये समुद्री है, ये समुद्री इलाका है, ठीक। अब यहाँ इस इलाके में अगर मान लीजिए कि पनजहाज जो होता है, नाव, वो जो है डूब रहा है। अगर वो अगर कहीं से हेल्प मांगेगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई हम समुद्र में डूब रहे हैं। तो वो ऐसे अगर बोलेगा तो जो है बहुत समय लग जाएगा खोजने में। लेकिन अगर इसको बांट दिया गया है कि ये उत्तरी समुद्र, और ये हो गया दक्षिणी समुद्र, ये हो गया पूर्वी समुद्र, और ये हो गया पश्चिमी समुद्र, ऐसे अगर बांट दिया गया है कैटेगरी वाइज 4 भाग में, तो वो आराम से बता सकता है कि भाई हम पश्चिमी यानी उत्तर के साइड में पश्चिमी भाग में है, यानी उत्तर पश्चिम, पश्चिमोत्तर दिशा में हमारा नाव डूब रहा है। तो उसे फटाक से खोज लिया जाएगा, इधर जो है कहीं पे ध्यान नहीं जाएगा, डायरेक्ट वहां पे, तो फट से खोजने में जो है आसानी होता है। उसी तरीके से 52 वर्ण है, और इन 52 वर्णों को जो है ठीक इसी तरह से अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। जैसे कि अब देखिए ओ आ हम लोगों ने पढ़ा है, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए आय ओ औ। ये देखिए दोस्तों 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ये जो 11 टो है ना, इसको जो है हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं भाई, तो स्वर वर्ण के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ, इसको जो है स्वर वर्ण बोला गया है, स्वर वर्ण बोला गया। वैसे आगे बात करेंगे कि स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में और इन सभी के प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक ना। तो अभी आप ये समझिए कि कुल वर्ण जो 52 है, इनको जो है कई तरह के नामों से बांटा गया है। जैसे ये जो है 11 गो वर्ण है, 11 वर्ण यानी स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई, तो 11 हो गई। यहां
यहां से भी एक क्वेश्चन आप लोग का बनता है और कई बार पूछा गया है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। उसके बाद जो है दोस्तों एक और आता है, 2 गो आता है अयोगवाह वर्ण। कौन सा आता है? अयोगवाह। अयोगवाह में आएगा अंग यानी अ अनुस्वर अंग और अ विसर्ग अह, ये जो है अयोगवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण इसको कहते हैं, ठीक ना। अब अयोगवाह की संख्या कितनी हो गई भाई? तो इसकी संख्या होती है 2, टोटल 13 हुआ। अब उसके बाद आता है क ख ग घ अंग, क ख ग घ और अंग, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये क ख ग घ अंग, उसके बाद फिर च छ ट ठ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब देखिए इसको जो है ना एक अलग नाम से ही पुकारा जाता है, क वर्ग। ये देखिए क ख ग घ अंग, तो ये किस वर्ग में आ रहा है बताइए? अंग वर्ग में आ रहा है कि घ वर्ग में आ रहा है? नहीं, क वर्ग में आ रहा है। किस वर्ग में आ रहा है? तो क वर्ग में आ रहा है, इसलिए इसको क वर्ग बोल देते हैं। अब बताइए ये किस वर्ग में आ रहा है? ये तो टोटल किस वर्ग में आ रहा है? तो च वर्ग में आ रहा है, इसलिए इसको च वर्ग भी नाम देते हैं, ठीक ना। अब ये ट वर्ग में आ रहा है भाई, ठीक ना। अब ये किस वर्ग में आ रहा है? तो त वर्ग में आ रहा है, तो त वर्ग इसको बोल देते हैं। ये किस वर्ग में आ रहा है? तो ये जो है ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग में आ गया। तो टोटल कितना हुआ? 5। और 5 देखिए 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 इधर से भी 5, तो 5 है 25, यानी टोटल जो इसकी संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 25। कितनी हो गई? 25। और इसको जो नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है स्पर्श व्यंजन। क्या बोला गया भाई? तो स्पर्श व्यंजन बोला गया है, याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन। यहां से भी एक क्वेश्चन आप लोग का बनता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। उसके बाद अब देखिए 25 2 27, 27 और 11, लेकिन अभी जो है 52 हम लोग को पुराना है, ठीक ना। अब ये 52 और जो है आता है आपका यूरो। यूरो तो इसमें लिखा ही नहीं है, ठीक ना। अब यूरो जो आता है वो देखिए आप कहाँ कहाँ आएगा यूरो आपका, यो रो लो वो। ये यूरो लो वो जो है इसको अंतः अस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतः 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 अस्थ, अंतःस्थ व्यंजन क्या बोलते हैं इसको? अंतःस्थ व्यंजन, ठीक ना। उसके बाद यूरो लो वो के बाद क्या आएगा? तालव्य श, मूर्धन्य श, दन श और ह। इसको जो है संयुक्त व्यंजन बोला गया है। क्या बोला गया भाई? तो संयुक्त व्यंजन इसको बोला गया है। सॉरी, इसको संयुक्त व्यंजन नहीं, उष्म व्यंजन बोला गया है। क्या बोला गया है? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, ठीक ना। उसके बाद जो है आता है एक और, अब देखिए अक्ष तर, अक्ष तर ज्ञ छोट, अक्ष तर ज्ञ और स्र, अक्ष तर ज्ञ और स्र, इसे जो है संयुक्त वर्ण बोला गया है। क्या बोला गया है? संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। उसके बाद जो है एक आता है वो छोटी अढ़ और बड़ी अढ़, छोटी अढ़ और बड़ी अढ़, इसे जो है द्विगुण व्यंजन कहा गया है। द्विगुण व्यंजन वर्ण, द्विगुण व्यंजन। अब समझिए यहाँ पे द्विगुण व्यंजन टोटल वर्ण कितना हो गया? इधर देखिए अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 2, ठीक, उसमें व्यंजन की संख्या भी 2, और अक्षत्र ज्ञाश्र संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 2 हो गया। कितनी हो गई भाई? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी हो गई 2, ठीक ना। हाँ, संयुक्त व्यंजन की संख्या हो गई 2। उसके बाद द्विगुण व्यंजन की संख्या हो गई, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। अब टोटल आप जोड़ लीजिए, टोटल आप जोड़िए, देखिए 11 2 13, 13 और 25 कर दीजिए, 13 25 5 3 8 है, उसके बाद 3 38 हो गया। 38 और जोड़ यहाँ देखिए 38 और 4 हुआ, यहाँ 4, सॉरी 4 है सबका। 38 और 4 अगर जोड़ें तो 38 और 4 हो जाएगा 42, 42 4 46, 46 और 2 48, 48 4 52, 48 4 52। तो टोटल वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 52। ये आप एकदम कंफर्म कर लीजिएगा कि टोटल वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। ये आपका वर्ण क्लियर हुआ, वर्णमाला क्लियर हुआ, व्याकरण क्लियर हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्णों का भेद। अब हम लोग वर्णों का भेद पढ़ेंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक इसे जो है हम साफ कर लेते हैं।
अब दोस्तों हम लोग वर्ण के भेद पढ़ते हैं। वर्ण के भेद यानी वर्ण का अगर आप भेद देखें तो दो तरह का होता है, मुख्य रूप से दो तरह का। अभी अब आपको कई तरह से बताया गया था, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो वर्णों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं वर्णों के। एक का नाम है स्वर वर्ण और एक का नाम है व्यंजन वर्ण। ठीक ना। स्वर वर्ण क्या किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता हो। स्वतः होता हो मतलब क्या? अब देखिए यहाँ, जिसका उच्चारण स्वतः हो रहा है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जो है ना स्वतः हो रहा है, स्वतः उच्चारण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता हो। और व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता हो, स्वर की सहायता से उच्चारण, ध्यान रखिएगा। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जो है ना वो स्वर की सहायता से हो रहा है, उसे व्यंजन वर्ण कह देते हैं। और स्वर वर्ण किसे कहेंगे? वैसा वर्ण जो स्वतः उच्चारण हो रहा है, किसी का इसके पास सहायता नहीं लेना पड़ता है। यानी अगर व्यंजन वर्ण अगर उच्चारण होगा तो उसको जो है किसका सहायता लेना पड़ेगा? तो स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ेगा। अब जैसे में देख लेते हैं सबसे पहले स्वर वर्ण का। जैसे में देखिए स्वर वर्ण टोटल जो होता है वो कितना बताए थे? अभी स्वर वर्ण की संख्या कितना बताए थे? 11 बताए थे। तो कौन कौन बताए थे भाई? तो अ बताए थे, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपको अभी बताया गया था, ठीक ना। ये जो है क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है ये? स्वर वर्ण है। और इसकी संख्या जो होती है टोटल 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या जो होती है टोटल 11 होती है। अब समझते हैं कि स्वर वर्ण का भी क्या भेद होता है क्या? हाँ, स्वर वर्ण का भी भेद होता है। तो स्वर वर्ण का भेद देख लेते हैं आप। स्वर वर्ण का भेद, स्वर वर्ण का भेद जो है दो तरह से होता है। एक उच्चारण के आधार पर होता है। किस आधार पे? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अब उच्चारण के आधार पर अगर देखें तो स्वर वर्ण का 3 भेद होता है। उच्चारण के आधार पर अगर देखें तो स्वर वर्ण का 3 भेद होता है। एक का नाम है ह्रस्व स्वर, एक का नाम है ह्रस्व स्वर, दूसरे का नाम है दीर्घ स्वर और तीसरे का नाम है भाई प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब समझिए ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर को हम लोग जो है लघु स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि स्वर वर्ण टोटल तो यही है। अब इसमें लघु स्वर कौन सा है भाई? तो वैसा स्वर, ध्यान रखिएगा, ये ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे? वैसा स्वर जिसमें एक मात्रा हो, वैसा स्वर जिसमें एक मात्रा हो, ये स्वर वर्ण है। तो वैसा स्वर वर्ण जिसमें एक मात्रा हो। अब एक मात्रा वाला स्वर वर्ण कहाँ है भाई? तो एक मात्रा वाला स्वर वर्ण जहां पे दिख जाए वो क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर। जैसे अ में एक मात्रा है, लेकिन आ में देखिए दो मात्रा है इसमें। हर्षई में देखिए एक मात्रा है, हर्षऊ में देखिए एक मात्रा है, ए में देखिए एक मात्रा है, बाकी सब में देखिए दो मात्रा है, दो से अधिक मात्रा है नहीं है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? वैसा स्वर जिसमें एक मात्रा हो, यानी एक मात्रिक स्वर भी इसको बोलते हैं। एक मात्रा वाले स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं, या तो इसे लघु स्वर भी बोला जाता है, क्योंकि ये छोटा है। देखिए ओ, हर्षई, हर्षऊ, ए, ये सब क्या है? छोटा। तो बताइए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। ह्रस्व स्वर की संख्या हो गई 4। अब देखिए दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? वैसा स्वर जिसमें 2 से अधिक मात्रा हो या फिर 2 मात्रा, यानी वैसा स्वर जिसमें 2 मात्रा हो, वैसा स्वर जिसमें 2 मात्रा हो। तो द्विमात्रिक स्वर को जो है हम लोग क्या बोल देते हैं? द्विमात्रिक स्वर को हम लोग जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। अब द्विमात्रिक स्वर कौन सा हो जाएगा? देखिए आ कौन सा है? तो आ है 2 मात्रा वाला स्वर, है ना। आ 2 मात्रा वाला स्वर है। दीर्घही 2 मात्रा वाला स्वर है, दुर्गहु 2 मात्रा वाला स्वर है, री 2 मात्रा वाला स्वर है, अ 2 मात्रा वाला स्वर है, औ और औ 2 मात्रा वाला स्वर है। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7। तो टोटल हो गया 7 4 11। अब प्लुत स्वर क्या है भाई? तो प्लुत स्वर में 2 से अधिक यानी 3 मात्रा वाला स्वर आता है। 3 मात्रा वाला जो है स्वर आता है इसमें। अब 3 मात्रा वाला स्वर कहां से आएगा? तो ये चीज जो है ना आपको अभी नहीं, बल्कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर देते हैं तो उस समय ज्यादा आपको ये डीपली से पढ़ना पड़ता है। वैसे इतना है भी नहीं ये इंपॉर्टेंट, ठीक। तो प्लुत स्वर में क्या होता है? 3 मात्रा वाले स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है। 3 मात्रा वाला स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार।
उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग जाति के आधार पर स्वर के प्रकार। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो 7। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4। अब यहाँ से पूछ देगा, एक उदाहरण दे देगा कि भाई दुर्गहु कौन सा स्वर है, दुर्गहु कौन सा स्वर है, ले। अब उसमें 2 मात्रा है तो 2 मात्रा वाला दीर्घ स्वर। लेकिन अगर बोल दे ए कौन सा स्वर है, तो एक ही मात्रा है तो ये हो जाएगा ह्रस्व स्वर, ठीक ना। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जाति के आधार पर। क्या देखेंगे अब, जाति के आधार पर, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं जाति के आधार पर। जाति के आधार पर, अब देखिए जाति के आधार पर, जाति के आधार पर जो है ना ये 2 प्रकार के होते हैं स्वर वर्ण। जाति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वजातीय स्वर, एक स्वजातीय स्वर, और एक होता है विजातीय स्वर। स्वजातीय स्वर और एक विजातीय स्वर। अब स्वजातीय स्वर और विजातीय स्वर में क्या अंतर है भाई, तो स्वजातीय स्वर किसे कहते हैं और विजातीय स्वर क्या किसे कहते हैं। अब ये कहां से आ गया, देखिए जाति के आधार पर स्वजातीय स्वर इसे कहते हैं वैसा स्वर जिसमें जाति जो है ना एक समान जाति वाले स्वर को, एक समान जाति वाले स्वर को स्वजातीय स्वर कहते हैं, एक समान जाति वाले स्वर को। अब इसमें भी जाति होता है क्या स्वर वर्ण में, देखिए तो हाँ होता है। अ और आ देखिए एक जात वाला है, हर्षही और दीर्घही एक जात वाला है, हर्षहु और दुर्गहु एक जात वाला है, ए और अ एक जात वाला है, औ और औ एक जात वाला है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि अ और हर्षही, तो नहीं, अ और हर्षही जो है एक जात का नहीं है, बल्कि अ का गुण कुछ और है, हर्षही का गुण कुछ और है। अगर अ और हर्षही को मिलाएंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा, लेकिन अ और इसको मिलाएंगे तो कोई चीज बनेगा ही नहीं, यानी कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। लेकिन अ और आ को मिलाएंगे तो एक अर्थ निकलता है। तो स्वजातीय स्वर क्या होता है, वैसा स्वर जिसका मतलब एक समान हो, यानी स्वजातीय यानी एक समान जाति वाला, एक समान जाति वाले, एक समान जाति वाले स्वर, एक समान जाति वाले स्वर को ही क्या बोलते हैं, एक समान जाति वाले स्वर को ही स्वजातीय स्वर कहते हैं। अब अगर इसका उदाहरण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका अगर उदाहरण पूछा जाए तो जैसे में देखिए अ जोड़ आ, हर्षही जोड़ दीर्घही, हर्षहु जोड़ दुर्गहु, ये सब क्या हो गया आपका, तो ये सब हो गया स्वजातीय स्वर। लेकिन अगर विजातीय स्वर की बात की जाए तो विजातीय स्वर क्या होगा, तो विजातीय स्वर में क्या होगा, एक समान जाति वाला इसमें था तो इसमें क्या हो जाएगा असमान जाति, असमान जाति वाले स्वर को, असमान जाति वाले स्वर को जो है क्या बोल देते हैं विजातीय स्वर, असमान जाति वाले स्वर को विजातीय स्वर कह देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए असमान जाति वाले स्वर जैसे में क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण ठीक ना, जैसे में उदाहरण देखिए अ जोड़ हर्षही कर दीजिए, ले। अब अ जोड़ हर्षही कर दिए तो जात तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा विजातीय स्वर। उसके बाद अगर हर्षहु जोड़ औ कर दें, ले, अब हर्षहु जोड़ औ कर दिए तो जात तो नहीं मिल रहा है इसका, इसलिए ये क्या हो जाएगा विजातीय स्वर। अगर हम आ जोड़ दुर्गही कर दें, आ जोड़ दुर्गही, ये जात मिल ही नहीं रहा है, किसी भी ढंग से जात नहीं मिल रहा है, इसलिए ये विजातीय स्वर होते हैं। जबकि इसका जात मिलता है इसलिए स्वजातीय स्वर कहते हैं। अब मिलने का बात क्या है, अ जोड़ आ करेंगे तो आ ही ना बनेगा, और हर्षही जोड़ दुर्गही करेंगे तो दुर्गही बनेगा, हर्षहु जोड़ दुर्गहु करेंगे तो दुर्गहु बनेगा। लेकिन अ जोड़ हर्षही कीजिए तो कुछ नहीं बनेगा, हर्षहु जोड़ औ कीजिए तो कुछ नहीं बनेगा, आ जोड़ दुर्गही कीजिए तो बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक ना। तो ये वर्ण का भेद था, जाति के आधार पर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है इस बोर्ड को साफ करने के बाद जो है अब व्यंजन वर्ण का भेद देखेंगे। यहां तक आप जो है व्यंजन अभी पढ़े हैं, अब व्यंजन का उदाहरण देखेंगे, उसका भेद देखेंगे, उन सभी चीजों के बारे में अब जानेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग व्यंजन वर्ण के भेद पर बात करेंगे। व्यंजन वर्ण के भेद, दोस्तों व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं कि जो स्वर की सहायता से उच्चारण होते हैं, यानी जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हालांकि अभी हमने व्यंजन वर्ण के सभी चीज़ों को बता दिया था, लेकिन अब जो बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की संख्या, अभी आपको बताए थे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो 25 होती है। कितनी होती है 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो है वो 4 होती है, और उसमें व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। और अगर ये देखें तो मूल रूप से व्यंजन वर्ण का जो भेद होता है वो 3 टो होता है। मूल रूप से अगर देखें तो व्यंजन वर्ण का भेद कितना होता है, 3 गो होता है, और तीनों का संख्या देख लीजिए कितना होता है 25 4 29 29 4 33, यानी मूल व्यंजन वर्ण की संख्या जो हो गई
मूल व्यंजन वर्ण की संख्या जो हुई वो कितनी हो गई, तो 33। ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन टोटल अगर पूछा जाए कि कुल व्यंजन वर्ण की संख्या, कुल व्यंजन वर्ण की संख्या, कुल व्यंजन वर्ण की संख्या, तो देखिए इसमें जो है उस्म के साथ साथ संयुक्त भी जुड़ जाता है। संयुक्त वर्ण 4 बताए थे। उसके बाद द्विगुण भी जुड़ जाता है, दो गो द्विगुण है, तो 4 दूनी 6 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 6 और 3 9, यानी 39 हो जाता है। उसके बाद संयुक्त हो गया अंतस्थ उस्म, अंतस्थ वर्ण हो गया, उस्म वर्ण हो गया। उसके बाद जो है अयोग वाह भी जुड़ता है, +2 अयोग वाह कर दीजिए, तो टोटल कितना हो गया, 33 और 4 37, 2 39 और 2 41, यानी टोटल अगर देखें तो कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है भाई, तो कुल व्यंजन वर्ण की संख्या 41 होती है, ध्यान में रखिएगा। और वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे स्वर वायु की मात्रा के आधार पर जो है व्यंजन वर्ण का कैसा भेद होता है, यानी स्वर वायु मात्रा, यानी अगर आप हकार यानी कि किसी को अगर बुलाते हैं तो उसके आधार पर जो है आपका जो ध्वनि निकलता है वो कैसा निकलता है, अल्प प्राण का ध्वनि निकलता है या महाप्राण का ध्वनि निकलता है। ये देखिए अल्प प्राण का ध्वनि मतलब क्या होता है, जिसमें हकार की ध्वनि कम उत्पन्न हो या फिर नहीं के बराबर उत्पन्न हो, या फिर कहें कि नहीं हो, जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात अगर समझ जाएं तो प्रत्येक वर्ग का, अब ये वर्ग क्या चीज है, तो अभी देखिए आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग तक बताए थे, तो वो 5 को वर्ग बताए थे। सोच लिए उस 5 वर्ग में से जो पहला वर्ण आता है, पहला वर्ण क, च, ट, त, प, वो सब पहला वर्ण हुआ। फिर जो तीसरा वर्ण आता है, फिर जो 5वां वर्ण आता है वो जो है क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण जो है अल्प प्राण कहलाता है। तो इस देखिए 5 है, 5 कटघरा है, 5 वर्ग है, तो 5 तिया 15 हो गया। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण भी इसमें आता है, तो 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक ना। उसके बाद महाप्राण, अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ग का वही वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प वर्ग का दूसरा जो वर्ण आएगा और चौथा जो वर्ण आएगा वो जो है महाप्राण कहलाएगा, ठीक ना। उसके साथ साथ अब देखिए 5 दूना 10 हुआ, 2 को ले रहा है, तो 5 दूना 10, 10 जोड़ दीजिए अब यहाँ 4, तो 10 4 14, तो टोटल कितना हो गया, देखिए महाप्राण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 14 होती है। उसके बाद अल्प प्राण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 19 होती है। ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक ना। उसके बाद अब देखते हैं भाई स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रिका देखिए आपका कंपन करता है अगर आप घोष और अघोष वर्ण की बात करते हैं। ये वर्ण है दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है, यानी ये व्यंजन वर्ण, ना तो ये व्यंजन वर्ण है और ना तो ये स्वर वर्ण है, ठीक ना। ये वर्ण है डायरेक्ट। और स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर वर्ण का प्रकार जो है वो 2 प्रकार का होता है। स्वर तंत्रिका अगर आप यहाँ पकड़ें और बोलें तो इसमें जो है ना ये काम आता है। तो एक होता है घोष वर्ण और एक होता है अघोष वर्ण। घोष वर्ण में क्या होता है, सभी स्वर वर्ण आते हैं। घोष वर्ण में क्या होता है, सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। और अघोष में जो है प्रत्येक वर्ग का, यानी वो 5 वर्ग जो बताए थे अभी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प्रत्येक वर्ग का जो है पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष वर्ण हो जाएगा। उसके बाद घोष वर्ण में और क्या आएगा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, घोष वर्ण में आता है। अंतस्थ वर्ण में, अंतस्थ वर्ण भी घोष वर्ण में आता है और ह भी जो है इसमें आ जाता है, लेकिन तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और दंती स्वर ये जो है अघोष वर्ण में आता है। और इसकी संख्या अगर टोटल देखें, स्वर को छोड़कर अगर इसकी संख्या बताएं घोष वर्ण की, तो प्रत्येक वर्ग का 3 गो वर्ण बता रहे हैं, तो 3 पचे 15 और अंतस्थ वर्ण 3 पचे 15, 15 और 4 कितना हो गया, अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 गो है, 15 4 19 और एक ह भी जोड़ लीजिए तो 20 हुआ, तो संख्या टोटल हुआ 20। किसका 20, तो घोष वर्ण, यानी स्वर को छोड़कर 20 तो संख्या होता है। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण में कितना होता है, 2 5 दूनी 10 हुआ, 10 और 3 13, तो संख्या कितना होता है, अघोष वर्ण की संख्या टोटल 13 संख्या होता है। ये था दोस्तों आपका व्यंजन वर्ण का भेद। अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बच गया, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, और वो है लिपि, स्क्रिप्ट, जिससे हर साल क्वेश्चन आपका बनता है। अब चलिए इसको जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम जो है अब उस लिपि के बारे में अब बात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग लास्ट टॉपिक लिपि पढ़ेंगे और इसके बाद जो है ये आपका वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लिपि को देख लेते हैं। लिपि दोस्तों यानी स्क्रिप्ट, इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए लिपि क्या चीज होता है। लिपि, अगर लिपि का अगर आप डेफिनेशन पूछे तो भाषा ध्वनि, हम लोग जो भाषा बोलते हैं ना, भाषा ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए, भाषा ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह या फिर
क्या बोलते हैं, चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए, भाषा ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निश्चित किए हुए पद चिन्ह, निश्चित किए हुए जो चिन्ह होते हैं उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं या उसको लिखते हैं या फिर उसको समझते हैं तो वही हमारा लिपि कहलाता है। यानी भाषा ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निश्चित किए हुए संकेतों को क्या बोलते हैं, संकेतों एवं चिन्हों को क्या बोलते हैं, निश्चित किए हुए संकेतों एवं निश्चित किए हुए संकेतों और चिन्हों को, संकेतों व चिन्हों को क्या बोल देते हैं भाई, तो लिपि कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, भाषा ध्वनियों को यानी हमारे जो ध्वनि से भाषा जो निकलती है, भाषा ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए, लिखकर बोल रहे हैं, पढ़कर नहीं, भाषा ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए हुए चिन्हों को, निश्चित किए हुए चिन्हों को या वर्णों को जो दर्शाता है उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि कई तरह की लिपियां जो लिखी जाती है वो किस भाषा में लिखी जाती है। जैसे देखिए, अब हिंदी लिपि जो लिखता है हम लोग, यानी कि हिंदी जो भाषा लिखते हैं ये किस लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत भी जो लिखते हैं, मराठी, नेपाली, ये सब जो है देवनागरी लिपि में आता है। कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ध्यान में रखिएगा ये, ठीक ना। उसके बाद पंजाबी भाषा जो आता है ये गुरुमुखी लिपि में आता है। कौन सा लिपि में, गुरुमुखी लिपि में आता है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में आता है, रोमन लिपि। और उर्दू और कश्मीरी भाषा जो है ये फारसी भाषा में आता है, सॉरी फारसी लिपि में आता है। अब देखते हैं, संसार की अधिकतम लिपि जो लिखी जाती है ना वो बाएं से लेकर दाएं तक लिखी जाती है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक ना, बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं का मतलब क्या है, जैसे अभी हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ जाके खत्म करते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ जाके खत्म करते हैं, तो वही अधिकतम लिपि जो लिखा जाता है वो संसार की अधिकतम लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेकिन फारसी लिपि जो होता है ना, फारसी यानी उर्दू जो लिखता है ना, अगर पेपर आप लोग देखेंगे और उर्दू जो पढ़ने में मतलब जो पढ़ता है उर्दू, उसको अगर देखेंगे तो वो इधर से शुरू करता है, यानी हम लोग जहाँ पे खत्म करते हैं तो वो वहां से शुरू करता है उधर से, ठीक ना। तो फारसी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। कहाँ से, दाएं से लेकर बाएं लिखी जाती है। तो फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक ना, फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। लेकिन चीनी जापानी लिपि कुछ अजीब टाइप का है। ये लिपि जो लिखी जाती है ना, ये लिपि ऊपर से नीचे आती है। कहाँ से, तो ऊपर से नीचे लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है, तो भाई चीनी और जापानी लिपि, चीनी और जापानी लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाने वाली लिपि है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये वर्ण विचार का कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हुआ और ये वर्ण विचार आपका खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में जो है शब्द विचार का बात करेंगे। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिएगा और हम लोग जो है मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।